Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिमांड के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें ये होता है कि जो सप्लाई होती है मनी की वो बढ़ जाती है तो कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड करने लग जाते हैं या फिर ज़्यादा कर्जा लेने लग जाते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ 0% ईएमआई पे अवेलेबल होती है तो लोगों की सैलरी कम होती है तो भी वो कम ईएमआई पे थोड़ा सा अपना किश्त बना करके चीज़ें खरीद लेते हैं। या अगर उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाए तो वो पहले से ज़्यादा खर्चा करने लग जाते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टीडी इंक्रीज होती है डिमांड की और फिर धीरे धीरे जब डिमांड बढ़ने लग जाती है तो धीरे धीरे प्राइस भी बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। मान लीजिए कि एक सोसाइटी है, उसके अंदर 5 घर हैं जो कि किराए पे अवेलेबल हैं। 5 घरों को अगर किराए पे अवेलेबल किया हुआ है ओनर ने, तो मान लीजिए कि पहले उनके पास 3 ही बायर आते थे जो उनसे खरीदने के लिए आते थे, तो फिर वो क्या करते थे, एक लिमिटेड प्राइस रखते थे। पर अब उनको अगर पता चल जाए कि अब 3 की जगह 30 लोग आ गए हैं मेरे पास बाय करने के लिए और हमारे पास ज्यादा बायर है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने घर का रेंट इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, वो बोलेंगे अच्छा इस सोसाइटी में तो बहुत डिमांड है तो मैं इसका रेंट इंक्रीज कर देता हूँ। तो अब जहाँ पे जो घर तो 5 ही है, 5 की जगह ऐसे तो 10 तो नहीं बन जाएंगे, सोसाइटी में तो लिमिटेड प्रोडक्शन ही हो सकता है। तो प्रोडक्शन लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो अब वो क्या करेंगे, रेंट को बढ़ा देंगे क्योंकि उनके पास ज्यादा डिमांड आ रही है। तो वो क्या करेंगे, जहां पे वो 20,000 रुपए का रेंट लेते थे अब वहां पे वो 30,000 रुपए का रेंट ले लेंगे। तो इससे क्या होता है कि ये जो है बढ़ा देते हैं प्राइस को। ये तब भी होता है जब बोरोइंग इंक्रीज हो जाए या जब रुपी का डिप्रिशिएशन हो जाए या अगर लो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हो जाए, लोगों को ज्यादा काम मिल रहा है, ज्यादा जो है चीजें मिल रही हैं। कभी कभी करेंसी अगर डी वैल्यू हो जाती है तो भी डिमांड होती है, जैसे चाइना अपनी करेंसी को डी वैल्यू करता है ताकि उसके एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाए। इससे क्या होता है ना, सप्लाई की शॉर्टेज हो जाती है क्योंकि लोग तो बहुत मांग रहे हैं, लोगों को तो डिमांड ही डिमांड आ रही है, पर इतना है नहीं, सप्लाई कम है। तो इससे क्या होता है कि जो प्राइसेस होते हैं उसमें इंक्रीज होता है गुड्स का। अब इसके अलावा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है कि प्राइस जो होती है ना ऑफ इनपुट्स वो इंक्रीज हो जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो कि एक मैगी बनाने वाला है, उसको क्या होता है, एक मैगी का पैकेट उसको मान लो कि 10 रुपए का पड़ता है और वो उसमें 10 रुपए का उसमें सामान लगाता है। मान लो कि वो उसमें गैस, बिजली, चूल्हा, बहुत सारी चीजें उसने लगाई हुई हैं, तो उसको 10 रुपए की वो कॉस्ट लगाता है। ठीक है, और 10 रुपए वो अपना प्रॉफिट रखता है कि मैं भाई 10 रुपए की मैगी लेके आया हूँ और 10 रुपए का मैंने उसमें सामान डाला है, बटर डाला है, सब्जी डाली है, गैस लगाया है, ठीक है, यूटेंसिल है, काम कर रहा है, और 10 रुपए मेरा प्रॉफिट। तो अब वो एक प्लेट मैगी 30 रुपीज प्लेट बेचता है। पर अब मान लो कि मैगी का प्राइस बढ़ जाए, 10 रुपए की मैगी अगर 20 रुपए की हो जाएगी तो वो क्या करेगा, वो 30 रुपए की जगह अब 40 रुपए का उसी को बेचेगा। उसमें उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, लेकिन वो इसीलिए उसने रेट बढ़ा दिया क्योंकि जो मैगी है उसका प्राइस ही बढ़ गया, जो उसका रॉ मटेरियल था उसका प्राइस इंक्रीज हो गया। तो अब क्या हुआ कि प्राइस के इनपुट्स के प्राइस के बढ़ने की वजह से डिफेक्टिव सप्लाई चेन भी हो सकती है कि वो जितना पहले बना पाता था उतना नहीं बना पा रहा। और कई बार इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से भी होता है, अगर टैक्स उसके ऊपर गवर्नमेंट बढ़ा देगी तो वो बेचारा और ज्यादा चीजें महंगी करेगा क्योंकि उसे टैक्स टैक्स भरना है। करेंसी की डिप्रिशिएशन अगर हो जाए, क्योंकि देखो अगर उसको पता है कि भाई लोग मेरे से डिमांड तो कर रहे हैं पर लोग जो मेरे को 30 रुपए दे रहे हैं, अब वो 30 रुपए जो है उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो फिर वो और ज्यादा महंगा करेगा। कभी कभी क्रूड ऑयल प्राइस के फ्लक्चुएशन से भी ऐसा होता है क्योंकि देखो जैसे पेट्रोल महंगा होता है तो यहाँ से वहाँ जो चीजें सप्लाई होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, इसीलिए सब्जी, फ्रूट्स, हर चीज महंगा हो जाता है। और डिफेक्टिव फूड सप्लाई चेन से भी ऐसा होता है कि फूड सप्लाई की चेन ही अगर डिफेक्ट हो जाए, फूड सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रही है, जहाँ लोगों को जितना जहाँ पे जैसे जैसे फूड सप्लाई पहुंचनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर अगर लो ग्रोथ हो जाए कि मतलब अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, खेती अच्छे से नहीं हो रही है, मॉनसून फेलियर हो गया है, या फिर मान लीजिए कि मौसम खराब होने की वजह से अनाज खराब हो गए, फेमाइन हो गया है, तो भी ऐसा होता है। फूड इन्फ्लेशन भी हो सकता है। और इंटरेस्ट रेट अगर आरबीआई बढ़ा दे, आरबीआई अगर ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ाएगी तो लोन लेना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब लोग अगर लोन नहीं ले पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा जो है चीजें समझ नहीं पाएंगे कि कैसे खरीदें।
तो कभी कभी इस तरीके की प्रॉब्लम होने से वो ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं, लोगों की डिमांड कम हो जाती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है। अब हाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स इट, कंट्रोल करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए। मॉनेटरी पॉलिसी में वो क्या करती है कि क्वांटिटी ऑफ मनी को मेजर करती है और मैनेज करती है कि कितना लोगों के पास पैसा देना है। तो अगर वो डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उसको बूस्ट करना चाहे, तो वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ईएमआई को कम करके, लोन को आसान बना करके, आसान किश्तों में लोन दे करके, लोगों की सैलरी बढ़ा करके ऐसा कर सकती है। तो वो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा। और अगर उसे लगता है कि भाई लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लोग डिमांड कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करेगी, जानबूझ के कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगी और फिर उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकता है। तो ये होता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इसके अलावा कुछ ना टर्म्स होते हैं इकोनॉमी के, जैसे एक होता है डिसइन्फ्लेशन जिसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो जाता है, और एक होता है डीफ्लेशन जिसमें डिक्रीज होता है प्राइस लेवल का। ठीक है, ये नेगेटिव इन्फ्लेशन होता है जिसमें प्राइस किसी चीज का कम होता चला जा रहा है। फिर होता है स्टैगफ्लेशन, इसमें इन्फ्लेशन और रिसेशन मिक्स हो जाता है और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होता है। इन्फ्लेशनरी गैप होता है एक एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे देखा जाता है कि किसी चीज की डिमांड और सप्लाई में कितना डिफरेंस है। डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है कि सप्लाई और डिमांड के बीच में आप देखते हो कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि डिमांड ज्यादा है और इस सिचुएशन में सप्लाई ज्यादा है। एक होता है सप्रेस्ड या रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन जिसमें कि डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई थोड़ा कम हो जाता है, गवर्नमेंट इसमें राइजिंग ऑफ प्राइस को अलाउ नहीं करती है। ओपन इन्फ्लेशन में साफ साफ दिखता है कि जो प्राइस लेवल है वो बहुत राइज हो रहा है, किसी प्राइस कंट्रोल मेजर के बिना ही, बिना गवर्नमेंट के कंट्रोल के अपने आप राइज हो रहा है। कोर इन्फ्लेशन में होता है कि जो नॉन वॉलेटाइल एक स्टेट हो जाती है कि जिसमें प्राइसेस का कुछ पता ही नहीं चलता, कभी भी किसी भी चीज़ का प्राइस अचानक से बढ़ जाता है, अचानक से कम हो जाता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सारी की सारी कमोडिटीज कवर होती है, ओवरऑल जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं वो सब चीज़ें महंगी हो गई है। और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में किसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से, जैसे मान लो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गई है, या मान लो कि फेमाइन की प्रॉब्लम हो गई है, या एग्रीकल्चर सेक्टर में पूरा मॉनसून फेलियर हो गया, पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का, तो उससे इन्फ्लेशन हो रहा है। तो ये सब इन्फ्लेशन के अलग अलग टर्म्स होते हैं और ये सब टाइप्स होते हैं। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। साथ ही आपको बता दूं कि अभी 20% डिस्काउंट अनअकैडमी आपको दे रहा है बाय यूजिंग माय रेफरल कोड टॉप 10। टॉप 10 के इस रेफरल कोड से आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है जो कि 25 से 28 अप्रैल के बीच में आप ले सकते हैं, और इस दिए गए नंबर पे कॉल करके बाकी की जानकारी ले सकते हैं। अनअकैडमी कंप्लीट मेंटरशिप के साथ आपको लाइव क्लासेस और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और स्टडी मटेरियल भी देता है। प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट भी हम आपको देते हैं और सारा स्टडी मटेरियल हम आपको देते हैं, सारी बुक्स हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आप हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल कोई भी क्लासेस देख सकते हो। एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो किसी भी क्लास में कभी भी आप जाओ। और ऑप्शनल के साथ में क्या होगा कि सारे ऑप्शनल के कोर्सेज आप देख सकते हो, हिंदी या इंग्लिश, किसी भी ऑप्शनल की क्लास में आप जा सकते हो। तो एक बार जस्ट आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, इसके लिए आप 0% ईएमआई पे लोन लेकर के भी कर सकते हो। और अगर मॉक इंटरव्यू देना चाहते हो तो अनअकैडमी का मॉक इंटरव्यू पैनल रेडी है, यू कैन ज्वाइन इट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।